हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे थर्ड और फोर्थ टेस्ट स्टोन के ऊपर, है ना। यहाँ थर्ड टेस्ट जो है ये है क्रशिंग टेस्ट, और फोर्थ टेस्ट जो है वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो हम पहले थर्ड को देखते हैं। यहाँ दिया है डिटरमाइंस द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन। एक स्टोन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है ये हम इस टेस्ट के अंदर डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ क्या लिखा है, पर्पस लिखा है कि क्या है इस टेस्ट का पर्पस। डिटरमाइंस द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग में स्टोन पर मुख्य रूप से हम किसको मतलब कौन सा दबाव पड़ता है, कॉम्प्रेशन पड़ता है। समझ रहे हो, मतलब दो तरीके का फोर्स है। एक अब मतलब प्रेशर है, कॉम्प्रेशन और टेंसाइल, दो चीज़ है। तो हम जो टेस्ट करते हैं क्रशिंग टेस्ट, वो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब कहोगे सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों फाइंड आउट नहीं करते, या फिर इसके लिए अलग से टेस्ट क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी आपका स्टोन होता है, वो स्टोन जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बर्दाश्त करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, जो कॉम्प्रेसिव लोड है बस उसी को सह सकता है, और किसी टेंसाइल लोड को ये सह ही नहीं सकता। समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ही वीक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ हद तक। मान लो इधर से भी खींचोगे इधर से भी खींचोगे, ये फटाक से टूट जाएगा। समझ रहे हो, तो ये ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता टेंसाइल स्ट्रेंथ को। जैसे कंक्रीट में सेम कंडीशन है, वो भी टेंसाइल लोड को नहीं सहता, इसलिए उसका टेंसाइल टेस्ट हम नहीं, इन जनरल हम उसका टेस्ट नहीं करते। तो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये कॉम्प्रेशन को बर्दाश्त कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट बताता है कि स्टोन जो है वो कितना लोड सह सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना लोड कोई स्टोन सह सकती है ना। मतलब उसके फेल होने से पहले, स्टोन जो है इसके फेल होने से पहले यानी क्रश होने से पहले। फेल कब करता है, जब वो क्रश हो जाता है ना। तो जैसे ही ये क्रश हो जाएगा उसके पहले जो है कितना लोड वो बर्दाश्त कर सका है, उसी को उस स्टोन का हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और क्रशिंग टेस्ट में हम इसी चीज़ का क्या करते हैं, इसी चीज़ का टेस्ट करते हैं कि ये कितना अधिकतम लोड सह सकता है फेल होने से पहले। क्लियर। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पर क्या दिया है, प्रोसीजर जो है ये देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि प्रिपेयर 40 × 40 × 40 mm स्टोन क्यूब्स, मतलब 40 बाय 40 के क्यूब्स को हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर फिगर दे करके समझाया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ चलाते हैं। ये क्या है ज़रा देखो, प्रिपेयर करेंगे पहले ऐसा क्यूब, है ना, स्टोन के क्यूब्स 40 बाय 40 के इसमें मतलब इसका लेंथ है, हाइट है, और विड्थ जो है 40 mm के हैं। फिर अगला क्या कह रहा है कि क्यूब सरफेसेस आर ड्रेस्ड एंड फिनिश्ड, यानी कि इसमें जो भी स्टोन के ऊपर उबड़ खाबड़ रहता है उसको अच्छे से हम क्या करते हैं, ड्रेस कर लेते हैं, और बहुत परफेक्ट तरीक़ा से क्यूब इसको हम बना लेते हैं। समझ रहे हो, ड्रेसिंग कहने का मतलब जो भी किनारा वगैरह जो भी इरेगुलरिटी है उसको हटा देते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर अगला ज़रा देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, टेस्ट एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंट्स। ये कह रहा है कि 3 स्पेसिमेंट्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो एक स्टोन के 3 सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सैंपल में जो मैन्युफैक्चरिंग है और नेचुरल डिफेक्ट है वो हो सकता है। तो 3 रिजल्ट्स का एवरेज हम निकालेंगे तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होगा। समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या है, अगला स्टेप, इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स। अब ये जो 3 हम स्पेसिमेन लेंगे, एक सैंपल में यहाँ पर कितने स्पेसिमेन हैं, 3 स्पेसिमेन हैं। इसको हम क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए हम इसको मॉइस्चर के संपर्क में रखेंगे, मतलब पानी में हम इमर्स करके रखेंगे, डुबो करके रखेंगे। ठीक है। और क्यों क्यों इसको डुबो के रखते हैं टेस्टिंग के टाइम में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन में हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि मॉइस्चर के संपर्क में रहती हैं वो सारे स्टोन्स, है ना। तो इसलिए टेस्ट से पहले उसको क्या किया जाता है, 24 घंटे पानी में रखा जाता है, ताकि उनकी जो वास्तविक जो कंडीशन है ना, फील्ड पर जो कंडीशन है उसका पता चल सके। फिर अगला दिया है क्या, कवर लोडिंग फेसेस विथ पीओपी और 5 mm प्लाईवुड।
मतलब इसको हम क्या करेंगे, लोडिंग का फेस कहने का मतलब समझ रहे हो, मतलब यदि जो क्यूब की सरफेस है जहाँ पर लोड लगेगा तो यहाँ से हम लोड लगाएंगे और यहाँ से लोड लगाएंगे, समझ पा रहे हो। तो जो लोडिंग वाला फेस है उसके बारे में कह रहा है कि उसको पीओपी से मतलब पेरिस ऑफ प्लास्टर से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और नीचे, या फिर क्या करेंगे 5 mm के प्लाईवुड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यदि क्यूब की सरफेस में छोटी मोटी अनइवननेस हो, इरेगुलारिटी हो, खुरदरा हो, है ना, तो क्या कर देता है पीओपी या फिर प्लाईवुड उसको बराबर कर देता है। इससे क्या होता है कि लोड पूरी सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर क्या होता है समान रूप से लगता है और किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, समान रूप से पूरे इस पूरा फेस में, स्टोन के पूरा फेस में वो लोड कवर हो पाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ज़रा देखो, अप्लाई एक्सियल लोड। यहाँ पर क्या कह रहा है, अप्लाई एक्सियल लोड इन क्रशिंग टेस्टिंग मशीन। क्रशिंग टेस्टिंग मशीन में हम एक्सियल लोड का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सियल लोड यहाँ समझ लो, इस फिगर में समझ लो, यही मशीन है। ठीक है, ये जो मशीन है ये है क्रशिंग टेस्ट के लिए जो मशीन आता है। अब एक्सियल लोड दो प्रकार का होता है, टेंशन होता है और एक क्रशिंग आने की जो एक कॉम्प्रेसिव लोड जो देता है। तो हम पहले बता चुके हैं क्या कि कोई भी स्टोन जो है वो वीक होता है टेंसाइल फोर्स का, है ना, वो ज़्यादा टेंसाइल लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही फाइंड आउट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लोड बिल्कुल ऊपर से नीचे यानी एक्सियल डायरेक्शन से लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक बिल्डिंग में भी लोड इसी प्रकार फाउंडेशन तक पहुंचता है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पर दीवार बना दिए हैं हम स्टोन का और नीचे नीचे जो है फाउंडेशन है और ऊपर छत है मान लो, तो छत पर लोग चढ़ेंगे तो इस पर लोड पड़ेगा ना, तो ये कैसा लोड पड़ रहा होगा, कंप्रेशन लोड पड़ रहा होगा, है ना। इसी बात को यहाँ पर मैं बोला हूँ कि वास्तविक बिल्डिंग में भी क्या होता है, लोड इसी तरीके से फाउंडेशन तक पहुँचता है, जो इस सेटअप से पता चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ लोडिंग का जो रेट है वो लोडिंग का रेट कितना होता है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि लोड को हम धीरे धीरे और एक निश्चित रेट से बढ़ाते जाते हैं और वो निश्चित रेट क्या है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से बढ़ाया जाता है। यदि लोड बहुत तेज़ी से मान लो लगा देते हैं तो क्या होगा, स्टोन जो है वो शॉक से टूट जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, शॉक लग के मतलब अचानक से, और सही क्रशिंग स्ट्रेंथ हमको नहीं मिल पाएगी। इसलिए धीरे धीरे उसका रेटिंग हम बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आगे ज़रा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो यहाँ देख लो कि हम कैसे निकालेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहला है कि वो जो लोड हम इस पर लगा रहे होते हैं और उस स्ट्रेंथ को देखेंगे, यानी उस लोड को देखेंगे जिस पर वो फेल हो जाता है। जैसे ही वो फेल हुआ उसके हम लोड को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, और वो लोड को हम केजी में ये करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद जो लोडेड एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे और यही कहलाएगा आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ, किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना एक बात को, यहाँ पर क्यूब जो है इसका जो सरफेस एरिया हम निकालेंगे वो एमएम में निकलेगा, यानी 40/40 एमएम में। ठीक है, लोडेड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 14 × 40 यानी 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी बोल चुका है कि ये केजी में होना चाहिए लोड और एरिया होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तो फिक्स है आपका, तो जिस लोड पर वो फेल करेगा बस उस पर फोकस करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में। तो मान लो कि ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है ये किसको कहेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ उस लोड को कहेंगे जिस लोड पर जो स्पेसिमेन है यहाँ पर दिया हुआ वो फेल हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर फिर देखते हैं ये वाला रिजल्ट पर, क्रशिंग स्ट्रेंथ उसको कहते हैं लोड एट विच द स्पेसिमेन क्रसेस और फिर फेल्स। फिर बोला हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ बेटर बिल्डिंग स्टोन, जब ज़्यादा लोड पर वो टूटेगा इसका मतलब है कि वो स्टोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, क्रशिंग स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूज एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन एंड टेक एवरेज। 3 स्पेसिमेन इसलिए लेते हैं ताकि तीनों पर हम अलग अलग टेस्ट करेंगे और एवरेज निकालेंगे उसका, तब जा करके हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, और ये लोड जो है
वो मतलब 3 बार क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे और तीनों का एवरेज ले लेंगे। फिर स्पेसिमेन मस्ट बी इन वाटर फॉर 24 आवर्स, सही बात है, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर है लोडिंग फेसेस को हम क्या करेंगे, स्मूथ रखेंगे। स्मूथ रखने के लिए पीओपी का हम लेप लगाएंगे या फिर 5 mm का प्लाईवुड लगाएंगे। लोडिंग इज एक्सियल एंड यूनिफॉर्मली अप्लाइड, तो पीओपी की वजह से या फिर प्लाईवुड की वजह से यूनिफॉर्म अप्लाई हो पाता है लोड, ठीक है, पूरे एरिया पर। मतलब किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट ना हो करके क्या होगा, मतलब मान लो हम यहाँ प्लाईवुड नहीं देते हैं तो हो सकता है लोड किसी खास पॉइंट पे लगे, लेकिन हमें तो लगाना है पूरे एरिया में। तो पूरे एरिया में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो सरफेस है अनइवननेस जो होगा उसको समाप्त करने के लिए हम प्लाईवुड का इस्तेमाल कर देंगे या फिर पीओपी का लेप लगा देंगे, है ना, ताकि पूरे एरिया में लोड जो है वो फैल सके, ठीक। फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट क्या दिया है कि हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ इंडिकेट्स अ स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल स्टोन सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। बोर्ड है सबसे ज़्यादा अगर हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ निकला, इसका मतलब है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी। इसमें आपको जो ध्यान रखना है ये वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। बाकी फार्मूला बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, फार्मूला आप ऐसे भी ध्यान रख लोगे क्योंकि kg/cm² में है। कोई भी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो कोई भी स्ट्रेंथ अगर इस वाले में निकालते हैं यानी कि न्यूमरेटर में केजी होगा और नीचे में एरिया होगा, वो भी cm² में रखना है और वो भी फिक्स वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, 16 cm²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट कौन सा है, तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है इसका जो पर्पस है वो क्या है भाई, तो इसका जो पर्पस है यहाँ दिया है, डिटरमाइंस द रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, यानी सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट की वजह से भी वेदरिंग होता है, टूटता फटता है कोई स्टोन, है ना, तो वो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन का हम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, रेसिस्टेंस, स्टोन का रेसिस्टेंस, कि वो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन को कितना रेसिस्ट कर पाएगा, कितना रोक पाएगा, ठीक है, अपने अंदर। मतलब कि कई क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी के साथ सॉल्ट जो है वो स्टोन्स के पोर्स में चला जाता है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसमें चला जाता है, और पानी सूखने के बाद स्टोन की या सॉल्ट के यहाँ पर क्या बन जाते हैं, इस छिद्र में, छोटे छोटे छिद्र में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो बाद में फैल करके क्या करेगा, स्टोन के अंदर जो है वो दबाव क्रिएट करेगा, है ना, और दबाव क्रिएट करेगा तो उसको तोड़ भी दे सकता है, और तोड़ेगा तो इसी को तो हम लोग को टेस्ट करना है कि वो जो स्टोन है वो कितना इस जो क्रिस्टल के बनने के बाद कितना ज़्यादा उसका वेदरिंग कर पाएगा, है ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस चीज़ को रोकने के लिए उसी का टेस्ट हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। एक लाइन में बोलें तो यहाँ पर सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन को रेसिस्ट कितना कर पाएगा, तो उसी रेसिस्टेंस को हम डिटरमाइन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोसीजर क्या है इसका, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि टेक एट लीस्ट 4 स्टोन क्यूब्स ऑफ 40 mm साइड्स। सेम तरीका है ऊपर वाले टेस्ट की तरीके से कि स्टैंडर्ड साइज जो है वो 40 mm के क्यूब को लेना है, और कम से कम कितने स्पेसिमेन लिए जाते हैं इसमें, 4 लिए जाते हैं, ताकि रिजल्ट जो है वो अधिक से अधिक विश्वसनीय हो सके। पिछला टेस्ट में हम कितने लिए थे, 3 स्टोन्स के स्पेसिमेन लिए थे। आगे है ड्राई देम फॉर 72 आवर्स एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले चारों स्टोन्स को क्या करना है, पूरी तरीके से सुखाया जाता है ताकि उनमें पहले से कोई मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। इसके बाद इनिशियल वेट को नोट कर लिया जाता है जिससे बाद में जो है वेट लॉस को निकाला जा सके, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। यहाँ बोला है इमर्स देम इन 14% ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 2 आवर्स। अब बोल रहा है क्या कि स्टोन के पोर्स में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन प्रवेश करता है, बाद में जब पानी सूखेगा तो यही सॉल्ट क्रिस्टल्स बना करके स्टोन के अंदर जो है वो प्रेशर उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि 14% का स्ट्रेंथ चाहिए सोडियम सल्फेट का, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राई एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वे अगेन। बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई करने से उसका पानी जो है वो उड़ जाता है और सॉल्ट के क्रिस्टल्स पोर्स के अंदर बन जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वेट उसका मेजर कर लेंगे और उसमें परिवर्तन देखेंगे कि पहले से कितना परिवर्तन आया है। फिर बोला है रिपीट द साइकिल। कौन सा साइकिल को रिपीट करना है, ये चारों स्टोन्स को क्या करना है, वही वाला जो इतना दूर तक हम किए ना प्रोसीजर कि पहले क्या किए 72 आवर्स के लिए हम ड्राई किए,
फिर उसका इनिशियल वेट किए, फिर 14% सोडियम सल्फेट में उसको क्या किए, 2 घंटे के लिए डुबो के रखे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई किया, फिर से उसको क्या किए, वेट किए। इसी प्रोसीजर को हमें बार बार करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है, और अलग अलग स्टोन्स को नहीं करना है। जो 4 स्टोन्स लिए थे ना, और ये जो प्रोसीजर हम अपनाए, वही स्टोन्स को फिर से ट्राई करना है, फिर से वेट करना है, फिर से इमर्स करना है पानी में, और फिर से ट्राई करना है, फिर से वेट करना है। मतलब सेम ये तीनों प्रोसीजर जो है वो 5 बार हमें करना है इन चारों स्टोन्स के साथ। ठीक है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द चेंज इन वेट। अब जो 5 बार कर लेंगे उसके बाद क्या, मतलब हर एक बार हम क्या करेंगे, ईच टाइम हम उसको वेट करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वेट। परसेंटेज के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट क्या है। अब क्यों करते हैं ऐसा बताओ, ये 5 बार हम क्यों करते हैं। तो वास्तविक जीवन में क्या होता है, स्टोन पर सॉल्ट का प्रभाव एक बार तो होता नहीं है, बल्कि कई बार पड़ता है ना। तो इसलिए इस पूरे साइकिल को कम से कम 5 बार दोहराया जाता है। क्योंकि कोई स्टोन्स के अंदर मान लो कोई क्रिस्टल बना है सोडियम सल्फेट का, मतलब किसी सॉल्ट का सल्फेट बना है, तो एक बार तो ये प्रोसीजर होगा नहीं। अभी पानी पड़ा फिर सूख जाएगा गर्मी के दिन में, फिर पानी पड़ा फिर से सूख जाएगा, तो ये कभी फैलेगा, ये क्रिस्टल फैलते जाएगा और बार बार क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा स्टोन्स को। इसी चीज़ को देखने के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं 5 बार। ठीक है। फिर आगे क्या करें, हाँ, रिकॉर्ड द चेंज इन वेट ईच टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वेट। यहाँ ये कह रहा है कि हर साइकिल के बाद देखा जाता है कि स्टोन का कितना वेट कम हुआ है। ठीक है। अधिक वेट लॉस का अर्थ क्या निकलता है कि स्टोन जो है वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जब ये इस प्रोसीजर को हम फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, मान लो ये स्टोन है, यहाँ पर सॉल्ट का क्रिस्टल बन गया, तो अभी जब मेज़र करोगे ना, फर्स्ट टाइम में जब मेज़र करोगे तो इस स्टोन का वज़न थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई क्रिस्टल्स बन चुके होंगे सोडियम सल्फेट का, है ना। फिर दूसरी बार जब मेज़र करोगे और ट्राई करोगे इसको, तो क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा होगा, फैलेगा, है ना, फैलेगा, चाहे तो और भी यहाँ पर क्रिस्टल्स बनेंगे, और भी क्रिस्टल्स बनेंगे, लेकिन स्टोन को क्या कर रहा होगा, वो अंदर से तोड़ रहा होगा, और वो स्टोन जो है वो पानी में डुबोने के बाद बार बार क्या निकल रहा होगा, बार बार निकल रहा होगा, यहाँ से गिर रहा होगा। तो सोडियम सल्फेट का वेट तो स्टोन के वेट से कम होता है। तो सेकेंड बार जब मेज़र करोगे तो पता चलेगा कि कई सारे ऐसे अंदर के कण हैं, टुकड़े हैं उसके स्टोन्स के, जो बाहर बार बार पानी में बह जा रहा है, मतलब निकल जा रहा है। तो सेकेंड बार से जब भी मेज़र करोगे तो उसका वेट कम आएगा। समझ गए सारे कॉन्सेप्ट को। क्योंकि कई लोग का दिमाग में आ सकता है कि ये स्टोन कैसे घटेगा, बार बार क्रिस्टल्स बनेंगे तो कैसे घटेगा, उसमें तो और ज़्यादा होना चाहिए वेट। तो फर्स्ट टाइम में वेट बढ़ेगा, लेकिन सेकेंड टाइम से उसका वेट घटता चला जाएगा। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर क्या है, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ बोला है कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स कैन ऑल्सो डैमेज स्टोन्स बट आर नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट भी क्रिस्टल्स बना करके स्टोन को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन यह पानी में बहुत कम घुलता है, इसलिए पोर्स में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाता। इस कारण टेस्ट में इसका उपयोग हम मतलब नहीं करते हैं। समझ गए। कैल्शियम सल्फेट की बात कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात कह रहा है। कैल्शियम सल्फेट के जगह पर हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका कारण यही है। ठीक। फिर यहाँ क्या कह रहा है, देयर फॉर सोडियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन दिस टेस्ट। तो समझ गए कि सोडियम सल्फेट जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, आसानी से स्टोन के पोर्स में प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट को बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से आपको समझा पाता है वो। समझ गए बात को। इसलिए हम इसी सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सल्फेट का, ना कि कैल्शियम सल्फेट का। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, उसके बाद सब चीज़ समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक। फिर रिजल्ट में क्या मिलता है भाई, लेस वेट लॉस, मतलब कि बहुत कम अगर लॉस हुआ है वेट, तो क्या होगा, बेटर रेसिस्टेंस टू सॉल्ट वेदरिंग। यानी कि यदि कोई क्रिस्टल, यदि कोई मतलब बहुत सारा ये साइकिल्स को हम गुजारते हैं 5 बार, इसके बाद भी वेट लॉस बहुत कम हुआ है, इसका मतलब है कि स्टोन जो है वो सॉल्ट वेदरिंग को अच्छी तरह से सह सकता है ना। और मोर वेट लॉस पुअर ड्यूरेबिलिटी, मतलब यदि स्टोन का वेट जो है वो तेज़ी से कम होने लगे तो इसका मतलब है कि सॉल्ट क्रिस्टल्स ने स्टोन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इस ऐसे स्टोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कम टिकाऊ होते हैं। ठीक है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत कम होती है।
तो चीज़ों को आप समझ गए होगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब अब सारी चीज बात को आप प्रैक्टिकली समझ भी गए होगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट को बहुत अच्छे से समझे होगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास में क्या करते हैं, यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।